जरा सोचिए, फ्रांस के राष्ट्रपति को एक जरूरी मैसेज देना है और वो किसी बड़े टीवी चैनल को नहीं बल्कि एक भारतीय पॉडकास्टर को चुनते हैं। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि दुनिया में पावर यानी ताकत के नियम कितनी तेजी से बदल रहे हैं। तो सवाल यही है, क्यों? एक वर्ल्ड लीडर को भारत में अपना मैसेज पहुंचाना था और उन्होंने किसी बड़े टीवी नेटवर्क की जगह एक पॉडकास्टर को चुना। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आखिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने ट्रेडिशनल मीडिया को छोड़कर भारतीय क्रिएटर राज शमानी के साथ लंबी बातचीत करना क्यों जरूरी समझा? देखिए, इस बदलाव को समझने के लिए पहले पुराने और नए मीडिया का फर्क समझना होगा। एक तरफ हैं ट्रेडिशनल न्यूज़ चैनल, जहां एडिटर्स होते हैं, गेटकीपर्स होते हैं, मतलब वो तय करते हैं कि क्या खबर बनेगी और क्या नहीं। और दूसरी तरफ है ये क्रिएटर पॉडकास्ट, जहां क्रिएटर्स का अपनी कम्युनिटी से सीधा कनेक्शन होता है। यहाँ छोटे मोटे बयानों की जगह लंबी, गहरी और बिना काट छांट वाली बातचीत की गुंजाइश होती है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस खास पल की कहानी में। बात है फरवरी 2026 की, जब एक ऐसा मीडिया मूवमेंट बना जिसने वाकई सबको चौंका कर रख दिया। हुआ ये कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारतीय एंटरप्रेन्योर और क्रिएटर राज शमानी के पॉडकास्ट फिगरिंग आउट पर आ गए। और ये कोई आम इंटरव्यू बिल्कुल नहीं था। ये एक देश के हेड का, सोचिए, एनडीटीवी, बीबीसी, सीएनएन जैसे बड़े बड़े नामों को साइडलाइन करके एक डिजिटल क्रिएटर को चुनने का एक बहुत बड़ा और सोचा समझा फैसला था। और ये नंबर देखिए, 1.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। यहीं से पूरा खेल दिलचस्प हो जाता है। मैक्रों का टारगेट आखिर था कौन? वो थे भारत के युवा, नए नए एंटरप्रेन्योर्स, टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले लोग, मतलब वो पीढ़ी जो टीवी से कहीं ज्यादा वक्त यूट्यूब पर बिताती है। ये वो ऑडियंस है जहां तक अब ट्रेडिशनल मीडिया की पहुंच लगातार कम होती जा रही है। तो सवाल उठता है कि भाई, बात आखिर हुई किस बारे में? क्या ये बस कोई हल्की फुल्की गपशप थी, एक फोटो खिंचवाने का मौका? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद सीरियस और गहरी बातचीत थी। बातचीत हुई भारत फ्रांस के रिश्तों पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, युवाओं और एंटरप्रेन्योरशिप पर। मतलब 2035 के साझा विजन से लेकर एआई के एथिक्स जैसे सीरियस मुद्दों तक। ये एक हाई लेवल पॉलिसी डिस्कशन था जो किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि सबके सामने पब्लिक में हो रहा था। और मैक्रों का मैसेज बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, मुझे सच में विश्वास है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम परिणाम देते हैं। आसान शब्दों में वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एक खास ऑडियंस तक ये सीधा संदेश पहुंचाने के लिए कर रहे थे कि फ्रांस और भारत की दोस्ती सिर्फ बातों की नहीं बल्कि एक्शन की है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। इस पूरे खेल के पीछे की असली स्ट्रैटेजी क्या थी? आखिर एक देश का राष्ट्रपति एक पॉडकास्टर को ही क्यों चुनेगा? और इसका जवाब शायद इस एक लाइन में छिपा है। जो रोगन एक भरोसेमंद दोस्त जैसा लगता है, द न्यूयॉर्क टाइम्स होमवर्क जैसा लग सकता है। यही है पॉडकास्ट की असली ताकत। ये भरोसे की बात है, एक पर्सनल कनेक्शन की बात है। एक तरफ ऐसा लगता है जैसे किसी दोस्त से बात हो रही है, दूसरी तरफ लगता है जैसे कोई होमवर्क दिया जा रहा हो। और ये कनेक्शन बनाना पारंपरिक मीडिया के लिए अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैक्रोन का ये एक इंटरव्यू असल में 3 बड़े बड़े बदलावों की तरफ इशारा करता है। पहला, प्लेटफॉर्म का चुनाव। ग्लोबल लीडर्स अब जरूरी घोषणाओं के लिए क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स चुन रहे हैं। दूसरा, डिप्लोमेसी में इसकी अहमियत। क्रिएटर इकोनॉमी अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक सीरियस टूल बन रही है। और तीसरा, जगह का बदलाव। पॉलिसी पर बातचीत अब बोर्डरूम से निकलकर यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर आ रही है। और हाँ, ये सिर्फ मैक्रो की अकेली कहानी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि ये बस एक बार हुआ। चलिए जरा जूम आउट करके देखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े और तेजी से बढ़ते हुए ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। देखिए, 2024 में डोनाल्ड ट्रंप जो रोगन और लोगन पॉल के पॉडकास्ट पर गए, फिर जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निखिल कामत के शो पर आए और बाद में लेक्स फ्रीडमैन के साथ भी नजर आए। और फिर फरवरी 2026 में मैक्रों राज शमानी के साथ। अमेरिका से लेकर भारत तक दुनिया भर के नेता अब एक ही गेम खेल रहे हैं। वो मेन स्ट्रीम मीडिया को बाईपास कर रहे हैं और सीधे युवा वोटर्स से जुड़ने के लिए पॉडकास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब सियासत सीधे हमारे आपके हेडफोन में उतर आए तो इसका लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है? क्या ये एक अच्छी बात है या इसमें कुछ छिपे हुए खतरे भी हैं? ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो फायदा ये है कि हमें नेताओं के साथ एक ज्यादा असली और सीधी बातचीत का मौका मिलता है। हम युवा दर्शकों तक पहुंच पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ खतरा भी है। गलत जानकारी फैलने का डर,
पत्रकारिता की जांच पड़ताल की कमी और सच और राय के बीच की लकीर का धुंधला हो जाना। हम वो ज़रूरी चेक और बैलेंस खो सकते हैं जो सत्ता पर नज़र रखने के लिए ज़रूरी है। और इसका सीधा मतलब यही है कि पावर यानी कि ताकत अब एडिटर्स और न्यूज़ रूम के हाथों से फिसलकर एल्गोरिदम्स और इंडिविजुअल क्रिएटर्स के पास जा रही हैं। अब कंटेंट को वो लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं जो पत्रकारिता के उसूलों को समझते हैं, बल्कि वो कंट्रोल कर रहे हैं जो ऑडियंस को इंगेज करना जानते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब नेता सीधे हमारे कानों में अपनी बात कह रहे हों, तो फिर उनसे मुश्किल सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए कौन बचेगा? इस नए दौर का ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।